नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत जी। इनके पास में दो प्रमुख मंत्रालय हैं, उद्योग मंत्रालय और मराठी भाषा का मंत्रालय। और उदय जी, इन्हीं दोनों मंत्रालयों से जुड़े मेरे सवाल होंगे विशेषतः। सबसे पहले तो उद्योग मंत्रालय आपके पास में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नए जीएसटी रेट कट्स अनाउंस किए गए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और महाराष्ट्र का उद्योग जगत उसको किस तरह से ले रहा है, नए जीएसटी के रेट कट्स को, जो नए स्लैब्स घोषित किए जा रहे हैं? नहीं, इसमें एक तो ऐसा है कि हमारे सामने दो इशू जैसे है, जो टैरिफ का भी है और अभी जीएसटी का भी है। तो मेरे ख्याल से एक तो अच्छी बात ये रहेगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में जो जीएसटी का है उससे इंडस्ट्रियलिस्ट बाधित नहीं होगा, इसका प्रिकॉशन पूरा केंद्र सरकार लेगा। और दूसरी बात है जो टैरिफ का अभी जो चल रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका लॉस होगा, नहीं होगा, इसके बारे में देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और देश में पहली कमेटी जो गठित की है वो महाराष्ट्र सरकार ने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे शिंदे साहब और अजित दादा के नेतृत्व में की है और पहली मीटिंग भी उसकी होगी है। तो टैरिफ के बारे में क्या स्टेट की प्रोविजन रहनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स देनी चाहिए, क्या हमारा लॉस होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से दोनों जो इशू है उसमें महाराष्ट्र सरकार ने आगे जाके किसी को भी कोई भी बाधित न हो ये प्रोविजन करके रखी है। कई राज्य जो है जीएसटी कट्स को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकारी तिजोरी में जो है कमी आएगी, इससे रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र का क्या सोचना है इस पर? नहीं, सोचना ऐसा है कि उसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि जहां स्टेट एनडीए के नहीं है वहां से आवाज आ रहा है, लेकिन उसका स्टडी होना चाहिए और उसका स्टडी करने के बाद उसका प्लस माइनस जो कुछ है वो देखना चाहिए। अगर माइनस हो तो हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लेकिन उसका स्टडी होना चाहिए। और स्टडी होने की बात ही हम बता सकते हैं कि उसमें क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल उदय जी, अब अर्थ जगत से थोड़ा राजनीति की तरफ चलते हैं। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा दूसरे बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। तो ये बताइए कि शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, अगर मुंबई शहर की मैं बात करूं तो? क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी ओर से घोषित कर दिया कि उनका मिशन 150 होगा। नहीं, अभी मैंने आपने जो मुलाकात ली आशीष जी की वो भी मैंने देखी है, तो उनका कहना ही सच है, मेरा कहना भी वही है। क्योंकि हमारे जो लीडर लोग हैं वहाँ देवेंद्र जी है, एकनाथ जी है और अजित दादा है, और हमारे जो सपोर्ट लेने वाली पार्टी है उनके लीडर लोग बैठेंगे, सीट का बंटवारा कैसा होगा, कौन सी सीट किसको चली जाएगी, उसमें डिस्कशन होगा। और हमने तो हमारे पार्टी ने सब अधिकार एकनाथ शिंदे साहब को दिए हैं, तो इसके बारे में जो निर्णय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे या देंगे उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। नहीं, ये बात तो सही है आपकी, ठीक है कि ये सारे वरिष्ठ नेता करेंगे, लेकिन जो मुंबई का पड़ोसी शहर है ठाणे है, जो कि शिंदे साहब का गढ़ माना जाता है, शिवसेना का गढ़ माना जाता है, उसको लेकर आपको लगता नहीं कि पेंच फंस रहा है? वहां पर बीजेपी के नेता और मंत्री हैं गणेश नायक जी, वो वहां जाकर जनता दरबार लेते हैं, फिर उनका बयान आता है कि यहां पर बीजेपी को गठबंधन से बाहर रहकर स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या ये बात शिवसेना को अनकंफर्टेबल नहीं कर रही है? नहीं, अनकंफर्टेबल कर रही है या नहीं कर रही है अलग बात है, लेकिन अगर उदय सामंत है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, शिवसेना का एक कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, तो मैं रत्नागिरी में जाके अगर बोल देता हूँ कि मुझको स्वतंत्र लड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इंडिपेंडेंट हम खड़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मेरा सुनना तो चाहिए किसी नहीं। मैं शिव सैनिक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया, मेरे लीडर ने मेरे को मंत्री बनाया, तो लीडर ने मेरे को मंत्री बनाने के बाद उसका अधिकार मेरे को नहीं दिया। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन गठबंधन में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए लीडर लोग ही फाइनल करते हैं, हमारे जैसे मंत्री नहीं करते। गणेश जी नाइक साहब का वो सीनियर है, उनका भी आदर है, लेकिन उनको है, मुझको है और किसी मंत्री को ऐसा अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और कार्यकर्ता लोगों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम भी कभी कभी बोलते हैं कि शिवसेना अभी अलग से लड़ेगी, लेकिन सुनना चाहिए ना, लीडर लोग जो है वो ये फाइनल करते हैं, हम नीचे बोल के क्या उसका मतलब हम सिर्फ इसको एक रेटोरिक माने, जो है सिर्फ एक बयानबाजी का अंश इसको मान सकते हैं। आपके लिए ब्रेकिंग बन जाए इसलिए हम बोल देते हैं। एक बात बताइए, ब्रेकिंग की आपने बात कही कि इन दिनों बड़े दिनों तक मराठी का मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज में हावी रहा, और मराठी के मुद्दे को लेकर दो भाई जो बीते 20 सालों से जिनके बीच अदावत चल रही थी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो एक साथ आ रहे हैं।
इसको लेकर शिवसेना का क्या रुख है इन दोनों के साथ आने को लेकर? क्या इसको आप किसी प्रकार की चुनौती मानते हैं? इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें दो मेरे ख्याल से बातें हैं। अगर घर में भाई भाई का गठबंधन हो जाता है वो अच्छी बात है, क्योंकि घर या फैमिली इकट्ठा ही रहना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल अगर है तो पॉलिटिकल में अगर हम जाके देखते हैं, मनसे के, एमएनएस के जो कोई लीडर लोग हैं उनसे मैं कभी कभी बात करता हूँ, उनका छोड़ो, लेकिन मैं यूबीटी के जो लीडर है उनके साथ में जब बात करता हूँ तो बोले कि 18 साल हमारे लीडर ने राज साहब को फोन भी कभी नहीं किया था। अच्छे काल में बुरे काल में कभी भी फोन नहीं किया था। लेकिन अभी महानगर पालिका की जो चुनौती है, उनके सामने जो इलेक्शन है वो हाथ से निकल जाएगा। अभी मन से अपने साथ चाहिए, इसलिए गठबंधन है। और राज साहब को भी ये मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अभी सीट का बंटवारा है, 227 सीट है, उसमें बंटवारा होगा। फाइनलाइजेशन सीट का, कौन से सीट पे कौन खड़ा रहेगा ये भी फाइनलाइज होगा। अभी मेरे ख्याल से बहुत दूर है इलेक्शन, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में दोनों राजनीतिक तौर पर साथ आएंगे? क्योंकि सियासी गलियारों में तो एक तरह की ये भी चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बड़े लीडर है। अगर वो एमएनएस के भी पक्ष प्रमुख है, इसलिए मैं कुछ भी उनके ऊपर बोलूं ये अच्छी बात नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, उनको आदत पड़ गई है, लेकिन ये राजनीति नहीं है। देखो कि 8 दिन पहले, मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन पहले, एक बीएसटी का जो बैंक है उसका चुनाव हो गया। और इतना उसमें पेपरबाजी होगी, मीडिया के सामने गए कि अब ये हमारे दोनों के लिए, एमएनएस और यूबीटी के लिए। ये एमएनएस ने नहीं किया स्टेटमेंट, लेकिन यूबीटी ने दिया कि लिटमस टेस्ट है, अभी मराठी आदमी हमारे साथ रहेगा, मराठी वोटर हमारे साथ रहेगा, बीएसटी हम चुन के लाएंगे, ये हमारा ट्रायल है। क्या हो गया? 12,700 वोटिंग हो गया था, उसमें से 2,000 वोट भी यूबीटी को नहीं मिले। तो उसमें मराठी आदमी थे। शशांक राव जो है वो भी मराठी है, प्रसाद लाड थे वो भी मराठी थे। वो ठीक है, हमारे गठबंधन के साथ है, लेकिन उन्होंने पार्टी लेवल का इलेक्शन नहीं खेले थे, वो सेपरेट खेले थे। लेकिन ये एमएनएस और यूबीटी, ज्यादा करके यूबीटी नहीं कि हमारा ये गठबंधन है ये है, तो उनको 0 मिला है। तो मराठी लोगों की आवाज बेस से बाहर निकल के आएगी। आपके जवाब से मुझे लगता है आपका भी यही ऑब्जर्वेशन है कि उद्धव और राज के आने की जो चर्चा हो रही है उसमें उद्धव ठाकरे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही सही बात है। वो उसमें एक मराठी में वर्ड है उतावळेपणा, यानी वो हिंदी में भी है उतावलापन। उतावलापन जो वर्ड है वही चल रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहे, ये हम आ रहे, वो आ रहे, हम ये इलेक्शन आपके साथ लड़ेंगे, मैं ये इलेक्शन आपके साथ लड़ूंगा। वो शांत है। और राज साहब ने उनके घर जाना, इन्होंने उनके घर जाना है, इसमें किसी लोगों को दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि घर का गठबंधन अगर एक हो जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन राजनीति में आगे जाके मुझको ऐसा लगता है कि राज साहब यूबीटी के पक्ष प्रमुख को एक सवाल पूछेंगे कि जिस भूमि पे स्वतंत्रवीर सावरकर ने लीड किया था, वो स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं, उनको जो गालियां देते हैं, उसके बारे में यूबीटी का मत क्या है? तो ये तो अलायंस के पहले पूछेंगे ना वो, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है चलते चलते, आप मराठी भाषा के भी मंत्री हैं। मुंबई में हाल के वक्त में कई ऐसे मामले हुए जहां पर जिनको मराठी नहीं आती थी उनको पीटा गया। आप बतौर मराठी भाषा मंत्री इसको किस तरह से देखते हैं और इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो ये जो हिंदी कंपल्शन, हिंदी कंपल्सरी का जो ये जो कुछ मेरे ख्याल से वोटिंग के लिए सब चल रहा है, उसके बारे में जब कमेटी गठित हो गई थी तब हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मैं था। डॉक्टर माशेलकर साहब के नेतृत्व में ये कमेटी थी। उसी से शुरुआत हो गई कि हिंदी की कंपल्शन होनी चाहिए। वो जो अहवाल था वो यूबीटी के पक्ष प्रमुख जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अगर वो हिंदी की सख्ती एक्सेप्ट ही नहीं होती तो ये सवाल ही नहीं आता, नंबर 1। और दूसरा ऐसा है कि जिसको मराठी नहीं बोलने आता तो उसको मराठी बोलने को सिखाना चाहिए ना। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं, हम ऐप जनरेट कर रहे हैं, ऐसे क्लासेस भी हम करेंगे कि जो मुंबई में, जो महाराष्ट्र में बाहर से लोग आए हैं, बाहर से राज्यों से लोग आए हैं, अगर उनको मराठी सिखाया जाए तो वो भी मराठी बोल सकते हैं। अगर वो मराठी सीखने से निगेटिव है तो बाद में कायदा भी है ना, लॉ भी है, तो उसके साथ जाएंगे। लेकिन उनको मारने का तरीका नहीं है,
उनको सिखाने का तरीका रहना चाहिए। तो हम मराठी लैंग्वेज के तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम एक ऐप जनरेट कर रहे हैं और क्लासेस भी लेने जा रहे हैं कि जो अमराठी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आता, उनको मराठी सिखाने की। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, उनको महाराष्ट्र सरकार अब एक ऐप के जरिए मराठी सिखाएगी और इसका ऐलान उदय सामंत जी जो मराठी भाषा मंत्री हैं वो कर रहे हैं। उदय जी, बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए इस बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।